ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट वाज द लास्ट टॉपिक आई डिस्कस, राइट? सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स। क्लियर ना? जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस ना हो, वो कौन सा रिएक्शन है? नॉन रेडॉक्स है। तो अब नॉन रेडॉक्स के मैंने फिर आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, एसिड बेस रिएक्शन, a salt reacting with another salt, right? Precipitation reaction, ऐसा हमने किया था। आज डिस्कशन करते हैं रेडॉक्स को, थोड़ा एक बारी रिकैप आपको डाल देते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कितने टाइप पढ़े थे हम लोगों ने? सबसे पहला पढ़ा था इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। दूसरा पढ़ा था कौन सा बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। दूसरा पढ़ा था इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, राइट? फोर्थ पढ़ा था हम लोगों ने, फोर्थ कौन सा करना था? कॉम प्रपोर्शनेशन। कॉम प्रपोर्शनेशन या कॉम प्रपोर्शनेट लिख लो। डिस्प्रपोर्शनेट, कॉम प्रपोर्शनेट लास्ट में, ठीक है? तो वापस से इन सबको मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स में मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी डिफरेंट कंपाउंड्स, यू रिमेंबर? जैसे एग्जांपल में कि मैं KMnO4 का रिएक्शन करा दूं, अच्छा ये तो समझ में आता है ना, ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अपने हाईएस्ट स्टेट में, ऐसे भी एग्जांपल हमने किए थे क्लास में, हाईएस्ट हो तो कैसा काम करेगा, लोएस्ट हो तो, बीच में हो तो, दोनों तरीके। तो चलो KMnO4, अगर इसको एसिडिक मीडियम में ले लिया बेटा H2SO4 के साथ, तो किसी भी एक कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे मान लो फेरस सल्फेट ले लिया, तो आयरन +2 में इसको ऑक्सीडाइज करके ये आयरन +3 में लेके चला जाता है। खुद कहाँ जाता है? Mn+2 स्टेट में, MnSO4, K2SO4, है ना? उसके अलावा Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब आयरन को कहां लेके चला गया बेटा? 2 से 3 में। खुद कहां चला गया? ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स का एग्जांपल। ये इसका क्या हुआ बेटा? KMnO4 का रिडक्शन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो काम कैसा करता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम कैसा करता है? ये था एग्जांपल किसका? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स का। गॉट इट? अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि ये एग्जांपल बताओ कौन से कैटेगरी में आएगा? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस कॉपर, ये भी इसी में आ जाएगा भाई, क्योंकि जिंक यहां गया है और ये इधर गया है, ये 2 से 0 में गया है और ये 0 से +2 में। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाते हो ना सब? बोलो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है ना? तो 0 से +2, इधर से ये फंडामेंटल है, इसको तो आपको करके आना है। अगर आज नहीं भी हो रहा है तो घर जाके इसको करो अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर। तो ये कॉपर सल्फेट से यहाँ पे कॉपर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कौन सा टाइप का रिएक्शन है बेटा? अगेन दिस इज, क्योंकि ऑक्सीडेशन अलग कंपाउंड का हो रहा है या अलग स्पीशीज का हो रहा है, रिडक्शन अलग का। जब भी ऐसा हो तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे हम लोग? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स का मतलब क्या है? बोलो। जब भी विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और विद इन द सेम मॉलिक्यूल रिडक्शन भी हो रहा हो, अलग अलग एटम्स का। लेकिन जैसे KClO3 हीटिंग करने के बाद क्लोरीन 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 +5 स्टेट से हीट करने के बाद वो -1 में चला जाता है,
और ऑक्सीजन जो कि -2 में है दैट बिकम्स O2 0 में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, एक ही कंपाउंड है KClO3, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन। तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक ही कंपाउंड में अलग अलग एटम्स का हो गया। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन आते हैं, काफी हद तक मिलता जुलता है इससे, लेकिन फर्क है, क्या है, बिल्कुल जैसे ब्रोमीन को अगर मैं बेसिक मीडियम में हीट कर दूं तो ये Br- एंड BrO3- ऑक्सीडेशन नंबर 5 एंड यहाँ -1 आ गया। भाई इधर क्या था, तो एक एटम इधर गया, दूसरा एटम यहां चला गया। देख रहे हो ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही किसी एक ही एटम का हो रहा हो, एक ही कंपाउंड के किसी एक पर्टिकुलर एटम का ही दिख रहा हो आपको ऐसा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्रपोर्शन, है ना। मैंने बोला था इसको सही तरीका लिखने का क्या है कि आप ऐसे बताओ कि एक ब्रोमीन उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरा रिड्यूसिंग। जब बैलेंसिंग करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग भी, तो उसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे करते हैं डिस्प्रपोर्शनेट। तो जितने टाइप के रिएक्शन लगभग लगभग उतने तरीके होते हैं बैलेंसिंग के, समझ गए। तो सबसे कॉमन कौन सा है, 10 में से आपको 9 एग्जांपल, 9 आउट ऑफ 10 एग्जांपल्स यू विल गेट फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर। ये सबसे सिंपल एंड सबसे कॉमन एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर से। और सबसे रेयर में आप ये सब बोल लो। कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की मैं बात करता हूं, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की मैं बात करता हूं, ठीक है। कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। किसकी तरह होता है, फर्क बस ये है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो अलग अलग कंपाउंड का तो नेचुरली होता है, बट उनमें जो पार्टिसिपेट करने वाला एटम है वो सेम ही होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं NaBr ना प्लस NaBrO3, इनको एसिडिक मीडियम में हीट कर दूं, अगर इनको एसिडिक मीडियम में हीट कर दूं, Br- एंड BrO3, यहां पे देखो +5 है, ये कितना है, -1। अगर इनको हीट कर दूं ना एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा बेटा, Br2। बाकी चीजें बन रही है, मुझे उससे मतलब नहीं। क्या दिखा आपको, यहां -1, यहां +5 है, तो ये अलग कंपाउंड, ये भी अलग कंपाउंड है, यहां 0 है, तो -1 से कहां गया बेटा, 0। क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, यहाँ +5 से किधर गया, ये क्या है, रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो रहा है, NaBr इज ए सेपरेट कंपाउंड, दिस इज अगेन अ सेपरेट कंपाउंड। तो लग कैसा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर के जैसा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर सेपरेट कंपाउंड्स, बट इन सेपरेट में भी दोनों में ही ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, एटम सेम है ना। तो ऐसे रिएक्शन को बस बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। ये आप नहीं भी ध्यान रखोगे तो हमारे पढ़ने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन सा रिएक्शन है, कॉम प्रोपोर्शनेशन है या इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही तरीका होता है इन सबको करने का। समझ में आया, बोलो, तो लिखो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या कॉम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट are different compounds, but oxidation and reduction is taking place of the same type of atom. Oxidizing agent and reducing agents are different compound, तो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ NaBr है, NaBrO3, these are entirely different compounds. So oxidizing agent and reducing agents are different compound, but oxidation and reduction should take place for the same
टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब दोनों में ब्रोमीन ब्रोमीन ही, या सेम एटम लिख, सेम एटम लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है, सेम टाइप ऑफ एटम लिखता है, but oxidation and reduction is taking place of same type of atom. Understood? ये नोट कर लो, एग्जांपल में ये लिख लो। समझ गए? ये हो गया कॉम प्रोपोर्शनेशन। अब मैं कुछ रिएक्शंस दूंगा, आप उसको आइडेंटिफाई करो कौन सी कैटेगरी में वो बिलोंग कर, करोगे? लिखो, क्वेश्चन लिखो। स्टार्ट किया जाए, बोलो। याद करो, हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था आइडेंटिफाई करना कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानते हैं, राइट? तो कुछ एग्जांपल मैं उन्हीं में से लेके चलूंगा, जैसे H2S। बताओ बच्चों, H2S को देख के आपको क्या लगता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? बोलो, रिड्यूसिंग। कैसे मालूम? सल्फर अपने लोवेस्ट स्टेट में है सर। भाई जब भी रिएक्शन होगा तो अब सल्फर तो ऊपर ही जाएगा ना। और दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है ये। जैसे मान लो फ्लोरीन रहता, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीजन है, क्वाइट डिफिकल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है, लेकिन H2S है, सल्फर है, ऑक्सीजन से नीचे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से ले सकते हो, ऊपर से ये लोवेस्ट स्टेट में भी है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज करते हैं H2S को। चलो किसके किसके साथ करूं? तो मैं सबसे सिंपल ले रहा हूं, कौन सा? K2Cr2O7 इन H प्लस आयन। मतलब ये H प्लस जब भी मैं लिखता हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है बेटा, एसिड बेस पढ़ा था, तो एसिडिक मीडियम हमने रखा। अब इस एसिडिक मीडियम को जनरेट करने के लिए हमने कुछ कंपाउंड्स यूज किए, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो अब क्या होगा भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इजंट इट? क्रोमियम अपने हाईएस्ट स्टेट में, पहचान रहे हो ना? अब क्या होगा भाई, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो H2S कभी भी रिएक्शन होता है ना बच्चों, H2S सबसे पहले सल्फर बनाता है। H2S का आज के बाद दिमाग में बिठा लो, कहीं इनऑर्गेनिक में रिएक्शन आ रहा हो और H2S दिया हो, सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा हो, तो वो सल्फर में ही जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा यही कंपाउंड पे रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पहला इसका प्रोडक्ट यही होने वाला है, क्योंकि इधर देखो जीरो है, सल्फर जीरो, एंड मोस्टली यहाँ पे जो सल्फर मैंने एस लिख दिया वो एटॉमिक फॉर्म में होता नहीं है, मोस्टली इनके क्लस्टर्स होते हैं, S8 के, S12 के, S500 हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये SS के एटम्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। अरे बस समझ में? तो सल्फर सल्फर का चेन कहीं पे भी बन सकता है, इसलिए जनरली ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए ऊपर सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आने की वजह से बहुत ही घटिया सा अपीयरेंस आता है, जिसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, टर्बिडिटी। मान लो ये हमारा लिक्विड है, तो इसके ऊपर ऐसा गंदगी जैसा ऐसा इकट्ठा रहेगा, येलो व्हाइट टर्बिडिटी होती है सल्फर की। तो H2S लेते ही ऑक्सीडाइज होके येलो व्हाइट टर्बिडिटी देता है। समझ गए? ओके। साथ में ये कहा जाएगा, तो बच्चों आप दिमाग में अच्छे से फिट करो, बहुत बढ़िया से। क्रोमियम का कंपाउंड आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका मोस्टली डेस्टिनेशन क्रोमियम +3 में जाएगा। कहां जाने वाला है? 3 में। तो क्रोमियम 6 से कहां जाएगा? 3 में। तो क्रोमियम 3 में मैं कंपाउंड बना दूं कोई भी, मान लो अगर यहाँ पे यहाँ पे मैं क्रोमियम +3 लिख देता हूँ ओनली,
नहीं, वो क्रोमियम +3 ही रहेगा। अब साथ में नेगेटिव आयन में कौन इसके साथ चिपका हुआ है वो अलग मैटर है। और वैसे भी हमने एक बात ध्यान रखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस स्पेक्टेटर्स पे नहीं होना चाहिए, इसलिए देखो मैं प्लस डॉट 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 छोड़ दे रहा हूं। कुछ भी बन रहा हो हमें अभी उधर ध्यान लगाना ही नहीं है, इतने पे ही ध्यान लगाना है। समझ गए बात? तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रोडक्ट। अच्छा मान लो मैंने यहीं पे क्या ले लिया, H2S रिड्यूसिंग एजेंट, ऑफ कोर्स साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा मैंने दूसरा ले लिया। कौन सा? कौन सा ले लूं भाई? कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कोई कॉमन। तो मैं ले रहा हूं KMnO4। कौन से मीडियम में? अगेन एसिडिक में। एक्चुअली एसिडिक मीडियम में ना ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है किसी भी कंपाउंड की। अगर उसकी एसिडिक मीडियम में तुम देखो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटर होती है। तो H2S और ये ले लिया तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये फिर से सल्फर देगा। H2S विल टर्न अप इनटू सल्फर। और ये कहां जाएगा? तो मैंगनीज बहुत सारे स्टेट में जा सकता है, बहुत कॉमन स्टेट है +2। अब आपको ये भी ध्यान धीरे धीरे रखना पड़ेगा, जैसे क्रोमियम 6 से 3 में जाता है वैसे मैंगनीज मोस्टली Mn+2 में जाता है। लेकिन मैंगनीज के साथ थोड़ा सा KMnO4 के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। एसिडिक मीडियम अगर आप दे रहे हो यानी H+ आयन वाले मीडियम में इसको रख रहे हो और सामने रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो ये कन्वर्ट होकर के Mn+2 में जाता है। अगर आपने KMnO4 को बेटा न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली बेसिक, तो इसका जो कंपाउंड बनता है MnO2 बनता है, यानी कहां चला गया? +4 में। बच्चों अगर आपने एक्सट्रीमली बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो ये जाता है MnO4 2- में, मतलब +6 वाले स्टेट। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछता है कि MnO4 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते समय कौन से मीडियम में कहा जाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, 2 4 6। अरे यार देखो ना 2 यूनिट का जंप है बस, 2 4 6 और यहाँ पे कितना था? 7। आप गलती से अगर दिमाग में नहीं भी आता है ना, 7 से सबसे नजदीक कहां जा सकता है? 6 में। फिर अब 2 यूनिट वाला दिमाग में अगर रहेगा तो आप समझ जाओगे कि 4 में जाएगा एंड 2 में जाएगा। वैसे यार इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि याद ही हो जाता है ये लास्ट में, है ना। मेमोराइज करने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। बट अभी ध्यान रखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी रिएक्शन को जल्दी जल्दी पकड़ने में। छोटे छोटे जो मिस्टेक करोगे उसमें कई बार होगा ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत निकालोगे, फिर ध्यान आएगा यार मैंगनीज का तो 7 4 6 2 यही सब होते ही है, मेरा कैसा अजीब सा आ रहा है। तो थोड़ा आप ठहर के वापस उसको देखोगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखो। KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई कहां जा सकता है? 7 से 6 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 2 में जा सकता है। रेंज के नाम पे तो 0 से 7 है, बट ये सब इनके कुछ कॉमन एंड फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट है जहां पे वो पहुंचता है। तो मैंने कौन सा मीडियम लिया था यहाँ पे? एसिडिक। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? चलो ग्रेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा याद करो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से काम करते हैं, याद है? अच्छा तो मैं एक काम करता हूं H2S के साथ उसी को ले लेता हूं H2O2 को, ये दोनों तरीके से काम करता है। बोलो। अब ये इसके सामने डिपेंड करेगा ये कौन सा है, उस तरह से बिहेव करेगा। जैसे ये बताओ कैसा है? ये तो हमेशा और हमेशा कैसे काम करेगा भाई? इसके पास तो दोनों ऑप्शन नहीं है ना, तो इसके सामने इसको कैसा काम करना पड़ेगा? तो ये -2 से सल्फर। ये कहां चला जाएगा भाई साहब? -1 से वाटर बन जाएगा चुपचाप, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। H2O। तो H2O2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो H2S कहां चला गया बेटा? सल्फर में, और क्या बन गया? तो यहाँ पे इसका H2O2 का रोल क्या है? कई बार एग्जाम में पूछता है भाई H2O2 काम दोनों तरीके से कर सकता है।
क्योंकि ये -1 में है। मिनिमम स्टेट ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। मैक्सिमम कितना होता है? जनरली 0, बट प्लस में तब जा सकता है जब फ्लोरीन हो। बोलो। और वो भी मैक्सिमम कितना? +2 तक, OF2 तक, उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। रेंज का डिस्कशन ध्यान है सबको? वापस रिवाइज कर लेना आज जा करके, ठीक है ना? बस हम ये हमारा टॉपिक खत्म ही होने वाला है ये रेडॉक्स का। अंडरस्टूड? तो यहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आप इकट्ठे रखोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा बच्चों, ठीक है? दोनों तरीके से बिहेव जरूर करता है, बट इसके सामने एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लाने पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। गॉट इट? चलो। और भाई H2S और क्या करा सकते हैं? बोलो। और क्या करा सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? और क्या करा सकते हैं यहाँ पे? होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो। और कुछ दूसरा चेंज करो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बार ही चेंज कर लेता हूँ यार, अभी बहुत है हमारे पास कार्ट में, हमारे पास बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HNO2, ये भी है। HNO3 ले लेते हैं ना, कंफ्यूजन खत्म करते हैं, क्योंकि HNO2 पे तो दोनों ही हो सकता है। हालांकि ये है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो भाई बताओ, HNO3 ले लिया। अब ध्यान देना, ये HNO3 थोड़ा सा डेंजरस जगह है। डेंजरस इसलिए कि इसके अलग अलग कंसेंट्रेशन पे HNO3 HNO3 जो है वो अपना नाइट्रोजन का स्टेट अलग अलग लेके जाता है। जैसे देखो KMNO4 का था, अलग अलग मीडियम में ये तो है ना, इसका एक लेवल और ऊपर ही है। मीडियम के साथ साथ उसमें कंसंट्रेशन इसका खुद का कितना है उसके हिसाब से इसके वेरिएशंस होते हैं। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये जाएगा सल्फर में। और अगर मैंने इसको कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया है ना, तो ये NO2 देगा। तो इसलिए मैंने मार्क इसलिए किया है कि बच्चों अगर इसका कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट, डाइल्यूट से वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट से वेरी वेरी डाइल्यूट, तो प्रोडक्ट बदलते चले जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि भाई कंसंट्रेटेड रहे तो NO2 बना दो चुपचाप। सल्फर का तो फिक्स है, H2S से कहां जा रहा है? तो ये सारे कॉमन रिएक्शन है, क्या बता सकते हो ये सब के सब क्या मैं इंटरमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में लिख सकता हूं? बोलो बच्चों। क्या ये सभी के सभी इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स हैं? बोलो। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग एजेंट अलग मॉलिक्यूल है? अरे बोलो यार। तो ये सब के सब इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स के एग्जांपल। समझ गए? तो अभी देखो, मैंने एक एक सिंगल आपको यहाँ पे दिया रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा दिया? H2S। अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट पे आते हैं थोड़ा। तो H2S मिटा दूं मैं इसको? लिख लो फटाफट। इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ये हेडिंग डाल करके सब लिखते चलो। इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन लिख लिया? नोट करो, फटाफट नोट करो। और ये बात जरूर लिख लेना कि MnO4 का स्पेशल पॉइंट,
नोटेड। चलो, नोटेड राइट। नोटेड बच्चों। अच्छा, अब प्लीज डोंट टॉक। तो चलो, H2S के साथ मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, है ना। Na2S नहीं, मतलब सल्फर छोड़ो, आप सल्फर छोड़ दो भाई, तो जान क्यों ले रहे हो उसका। हो गया, अभी सल्फर ड्रॉप करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। किसके लिए? फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, ये वी कैन टेक दैट एग्जांपल। बट उससे इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन कॉमन यूज होते हैं हमारे टाइट्रेशन में, मैं पहले उनको कवर कर दूं। ये देखो बच्चों, आयरन +2, आयरन +2 के सामने आप लेके आओगे कभी भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ये आयरन +3 में चला जाएगा। Iron in +2 state can very easily be oxidized into iron in +3 state, very easy। फेरस से फेरिक बड़े आराम से बना सकते हो आप सॉल्यूशन। अभी जैसे अगर इसके एग्जांपल देने हो तो FeSO4, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको समझाया था, राइट। इसके साथ मैं क्या ले लूं भाई? H2O2 ले लूं।
एसिडिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा, Fe+3। तो Fe+3 बन गया तो क्या बन जाएगा, ये Fe2SO4 का होल साइज। अरे ये बैलेंस करने आता है। और H2O2 क्या बन जाएगा, H2। अच्छा बताए, इसी का एक एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि फेरस सल्फेट इतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नॉर्मली अगर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दो ना ऐसे ही ओपन करके, सॉल्ट होता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। जाओगे अगर लेबोरेटरी में तो तुम्हें देखने को मिलेगा फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर। लेकिन उसको अगर ऐसे ही छोड़ दो तो टाइम बीतने के साथ ऑटोमेटिक बाई एयर ऑक्सीजन से ही वो ऑक्सीडाइज होकर आयरन+2 से +3 में चला जाएगा। मॉइस्चर वगैरह के प्रेजेंस में वो बड़े आराम से इधर से उधर जाता है। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव ना हो फेरस सल्फेट, इसके लिए एक और इसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं विच इज मोहर सॉल्ट। क्या बोलता है इसको, एंड व्हाट इज दैट गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग मोहर सॉल्ट। एनीबॉडी नोज दैट, FeSO4 डॉट, बोलो यार, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं उसको, NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये जो इतना बड़ा सा लिखा है इसी को बोलते हैं मोहर सॉल्ट। थोड़ा ध्यान से, फेरस, अरे ध्यान से सुनो, केमिकल नेम याद हो जाएगा। रे फेरस अमोनियम सल्फेट, तो एक तो केटायन फेरस है, दूसरा अमोनियम। अब फेरस को बैलेंस करने के लिए ये +2 है तो -2 FeSO4, एक तो ये बन गया। और अमोनियम होल्ड, अमोनियम आयन है ना, +1 चार्ज होता है, ये -2 है तो बैलेंस करोगे तो NH4 हो। आगे समझ में। और यहाँ पे 6 वाटर, ये ध्यान रखना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही। तो दिस इज मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है। हेक्साहाइड्रेट, हाइड्रेट क्यों, 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है। तो केमिकल नेम अगर कोई पूछे तो केमिकल नेम हेक्साहाइड्रेट ऑफ ferrous ammonium sulfate. That is what more salt is. Ferrous ammonium sulfate. This is ferrous ammonium sulfate यहीं तक है, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया तो उसको हेक्साहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसके साथ अगर मैं यूज कर लूं क्या चीज, कर लो यार, कॉमन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, KMnO4 यूज कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज कर लूं, H2SO4। देख लो तबियत खराब हो जाएगा इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन देख करके। अगर आपको सेंस ना हो बिल्कुल भी कि कैसे चूज करना है, कौन से एटम पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तबियत खराब हो जाएगा। आप क्या करोगे, हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ओ माय गॉड, -2 +1 +6, इधर इधर भी वही करोगे, करना ही नहीं है ये सब। थोड़ी सी नॉलेज अगर हो कि नहीं यार हमें तो मालूम है ये है, ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट, आयरन इन +2 स्टेट, तो इसको आराम से कहां पहुंचा देगा, ये आयरन इन +3 स्टेट। सो Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन +3। बाकी और हमें ये मालूम है यार KMnO4 आ गया ना तो वो Mn+2 में जाएगा, +2 में मोस्टली सल्फेट ही जाएगा अगर वहां सल्फेट प्रेजेंट हो तो। बस, बाकी सब दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है, करना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नहीं ध्यान रहा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप हर जगह जो काम आप 1 मिनट में खत्म कर सकते हो उसको 15 मिनट लगा के एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हो। इतना इंपॉर्टेंट होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना टाइम सेविंग प्रोसेस है ये आपके लिए। ठीक है, तो दिस इज मोहर्स सॉल्ट, एवरीबॉडी रिमेंबर द नेम। ओके, देखो आपको नहीं लग रहा है ये डबल सॉल्ट जैसा है, दो सॉल्ट को मिक्स कर दिया, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, इसलिए इसको बोलते भी है इट्स अ डबल सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, मतलब दो दो सॉल्ट ज्वाइंट है एक साथ। अरे आयरन +2 to 3 लिख लो ना। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट
में आयरन +2 आता है, जैसे H2S है वैसे ही है। समझ गए बच्चों? गॉट इट? ओके, ये भी रिएक्शंस जो भी मैं आपके सामने करा रहा हूँ, ये सब के सब कौन से टाइप के हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। कोई पूछ ले व्हाट इज द रोल ऑफ मोर सॉल्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन? रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन +2 में है सर, वही जाएगा। देखो यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं था हमें अमोनियम आयन से, ठीक है ना? चलो, तो ये तो हो गया मोर सॉल्ट का रिएक्शन। हाँ जी, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान आ रहा हो कॉमन सा? याद करो, मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था, कुछ ध्यान आ रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट में कार्बन फैमिली में अगर मैं आ जाऊं तो वहां पे टिन एंड लेड लास्ट के दो चीजें मिलती थी, और इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NH2NNP, बोलो बच्चों, 2 था ना? तो यानी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में, ये दोनों कॉमन है, था ना? इवन ग्रुप, इवन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड ग्रुप का ऑड नंबर, तो +2 एंड +4 में यहाँ पे आते आते मैंने बोला था कि लेड का +2 इज मोर स्टेबल देन, इसलिए ये वाला फॉर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि यहां से यहां भागना चाहता है, बोलो। जबकि इसके जस्ट नीचे मैंने बोला था टिन +2 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो बताओ ये काम ये खुद इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। काम कैसा करेगा? तो टिन +2 इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, SN+2। हाँ, बहुत सारे ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं मैं उनको स्पेसिफिकली आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो 10+2 आप लिख लो, SnCl2, 10+2 का हुआ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट में। अब इसका मैं तुम्हें रिएक्शन दिखाता हूं। जैसे आपको मर्क्यूरी इन +2 स्टेट हो, HgCl2, इसके साथ बेटा अगर आपने SnCl2 ले लिया तो क्या करेगा? ये खुद कहां चला जाएगा? जल्दी बोलो। SnCl4 में, बिल्कुल भाई, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा +4 में। और इसको क्या करेगा? +2 से इसका एक लोअर स्टेट Hg2Cl2 होता है, ये +1 स्टेट बताया था ना मैंने। मर्क्यूरी इन +1 स्टेट में मर्क्यूरी मर्क्यूरी की बॉन्डिंग होती है, ऐसे होती है जैसे पेरोक्साइड टाइप में। +1 वाले को ऐसे नहीं लिखते कभी भी Hg+1, ये गलत तरीका रिप्रेजेंट कर। मर्क्यूरी मर्क्यूरी का बॉन्डिंग रहता है, +2 वाले में कुछ नहीं रहता है, 1 वाले में रहता है मर्क्यूरी मर्क्यूरी, बड़ा यूनिक सा है। तो ये क्या बन गया? मर्क्यूरस। पता है इनके कॉमन नेम भी है, इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ये क्या है? कैलोमल। नहीं बाबा, ये कंपाउंड का नाम कैलोमल बोल रहा हूं, कैलोमल, CALOMEL, कैलोमल। EL होता है या EL होता है, पता नहीं। इसको कोरोसिव सब्लिमेट
कोरोसिव एलिमेंट्स होते हैं, हजार्डस, दैट इज व्हाट इट इज, कोरोसिव सब्लिमेट, ये क्या है, कैलोमल। कैलोमल, प्यार से ही कैलोमल बुलाते हैं, प्यार से इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल ब्लैक। अरे यू गाइस आर लाफिंग एट मी। ये इसका ग्रीक या लैटिन नेम है कैलोमल, इसका मतलब ही होता है ब्यूटीफुल ब्लैक। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या रेसिज्म है केमिस्ट्री में, ब्यूटीफुल ब्लैक अगर उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कैलोमल का, तो फिर ये व्हाइट कलर का क्यों है? और ये ऐसा इसलिए है कि जब एक्चुअली इसका जो नाम पड़ा था ना, एक स्पेसिफिक रिएक्शन की वजह से इसका नाम डाला गया था। वो रिएक्शन क्या था कि जब भी हम, खैर मैं ज्यादा दूर चला जा रहा हूँ क्या, बता दूं, छोड़ दूं कहानी है, बता दो कहानी है। तुम लोग कहानियों में ही बहुत मजा आता है ना। कोई नहीं यार, हाँ देखो, तो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था कि Hg2Cl2 को कैलोमल यानी ब्यूटीफुल ब्लैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कभी भी अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है, अमोनिया विथ वाटर, ये डिस्प्रपोर्शनेट करके मर्क्यूरी एंड NH2HgCl एक लीनियर कंपाउंड देता है। बेसिकली इट इज मर्क्यूरी, दिस साइड क्लोरीन इज देयर एंड दिस साइड NH2 इज देयर गाइस, ये कंपाउंड होता है, लीनियर कंपाउंड है। अगेन मैं बता रहा हूं, दिस इज व्हाइट और ये डार्क ग्रे कलर का कंपाउंड होता है। ये दोनों को एक साथ चूंकि मिलते हैं ना, डिस्प्रपोर्शनेट हुआ एक साथ, इनका अपीयरेंस शाइनिंग ब्लैक होता है, शाइनिंग ब्लैक, और इसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूटीफुल ब्लैक। और वो कौन देता है? ये देता है, ये नहीं देता है कभी। HgCl2 को अगर आप अमोनिया के साथ ले लिए तो ये भी बनाएगा NH2HgCl, बस एक ही कंपाउंड बनाता है विच इज व्हाइट, और ये बनता है हमारा पूरा अपीयरेंस, होता ये ग्रे है, डार्क ग्रे, एंड दिस इज व्हाइट। दोनों का मिक्सचर शाइनिंग ब्लैक जैसा दिखता है, उसी को बोलते हैं हम ब्यूटीफुल ब्लैक और कैलोमल। याद हो जाएगा हमेशा के लिए ना। तो ये देखो, ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, पहचान पा रहे हो क्या? ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, +1 था और यहां क्या हुआ 0, एंड यहां क्या हुआ +2। यहाँ +1 है, ये 0 एंड +2, तो यही है स्टोरी बच्चों, ये पूरे मिक्सचर को ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैलोमल। और ये क्या है? कोरोसिव। एक याद हो गया तो दूसरा बाय डिफॉल्ट ध्यान रहेगा कि यही है, सब्लिमेट। सब्लिमेट समझते हो किसको बोलते हैं? सब्लिमेशन करने के बाद कोई जो कंपाउंड मिलता है हमें, सब्लिमेट, वोलेटाइल होता है ये बेसिकली। तो ये सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट, समझ में आया? ध्यान रहेगा सबको। तो कोरोसिव, तो मैं क्या बता रहा था आपको, SnCl2 इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। वो अगर आप मर्क्यूरी को +2 वाले क्लोराइड को ले रहे हो, यानी कोरोसिव सब्लिमेट को ले रहे हो, तो उसको कैलोमल में चेंज कर देता है। मान लो कैलोमल ले लिया तो ये व्हाइट है, ये ध्यान रखना, ये व्हाइट होता है, दिस इज एक्चुअली व्हाइट कलर कंपाउंड, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको अगर बेटा आप SnCl2 के साथ ले रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर ग्रे कलर का कंपाउंड, मर्क्यूरी ग्रे कलर कंपाउंड, एंड ये SnCl4। देख रहे हो, इट इज सो गुड, इट इज सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और बड़े आराम से ये SnCl4 में चला जाता। अंडरस्टूड? तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने आपको आज बताया कि आप ये यूज कर सकते हो। और क्या है? और भी है हमारे पास, और भी हैं। आयोडाइड, I-, बड़े आराम से इसको आप I2 बना सकते हो, आयोडाइड से आप I2 बड़े इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा चीजों का, तो मैं आपको और भी बताता जाऊंगा। अब एक क्वेश्चन लिखो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें करा दी ना, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो।
reducing agent. Okay, got it? लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो. Identify the type of redox reaction for the following reaction. Identify the type of redox reaction for the following reaction. Right? ये 8 है बेटा ना, S8 सल्फर 8. दिस इज सॉलिड. P4 बेटा, P4 है. P4. P4 है, दिस इज एसिड फॉस्फोरस एंड दिस इज सल्फर. कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? फॉस्फोरस P4 बनाता है जबकि नाइट्रोजन N2. सल्फर एसिड बनाता है जबकि ऑक्सीजन O2. क्यों? पी पाई बॉन्डिंग. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया. इफेक्टिव पी पाई बॉन्डिंग यहाँ हो पाती है 2p के बीच में. साइज बड़ा होने से पाई बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाते हैं, है ना? तो PbS and H2O2 forming PbSO4. Next example I would like to give you.
चलो बच्चों, जल्दी खत्म करो उसको। अरे करते जाओ तुम लोग, वेट मत करो, सबके सामने लिखते चलो ना। वो क्या है इसके बाद आइडेंटिफाई करो एंड जस्ट टेल मी। सो सिंपल एग्जांपल। करते रहो, सब लिखते रहो। प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है ना। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, अकॉर्डिंगली कैटेगराइज देम। अरे वो ऐसे ही यार, लिखना हो तो लास्ट में वाटर वगैरह लिख दो, जरूरत नहीं है उसका। स्पेक्टेटर्स का ध्यान नहीं रखना। So enough example I have displayed on the board. Would you like to take a little more? Okay, the last example I'd like. No discussion. That's it. That's it. Quickly do it. You have just 3 minutes to complete this.
चलो बच्चों, गॉट इट। हाँ जी बच्चों, हो गया। आ जाओ, पहला देख लेते हैं। पहला, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बेटा? प्लस, जल्दी बोलो। कितने लोगों ने ये, कितने लोगों को ये निकालना भूल गया है, कैसे निकालना है? +3, यहाँ पे कितना है? -3। ये कितना है बेटा? अब बताओ, 3 से ही ये माइनस गया और 3 से ही ये प्लस में भी गया, रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी। एक ही एटम का, फास्फोरस का 3 से, तो कैसा? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट। कितने लोगों करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये +1 है क्या? चेक कर लो, क्या ये +1 है? आप ध्यान है आपको कैसे निकालना रहता था? x एज्यूम कर लो, तो 3 + x - 4 = 0, तो x = 1। समझ में आ रहा है? इधर देखो -3, इधर देखो +5। बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं कि फास्फोरस का कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट ऑक्सी एसिड का अगर आप हीट करोगे
तो PH3 एंड H3PO4 में वो चेंज हो जाता है। देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है, डिस्प्रपोर्शनेट। तो ये भी कैसा रिएक्शन है बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेट। सबको समझ आया क्या? ओके, ये देखो जीरो है, फास्फोरस है बाबा, जीरो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप नहीं है, एलिमेंट्स का जीरो होता है। और यहाँ कितने लोगों को -3 और यहाँ देखो +1 आ रहा होगा, चेक कर लो। तो रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ, सेम ही एटम, तो क्या है? डिस्प्रपोर्शनेट। अब मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये भी डिस्प्रपोर्शनेट है। अब देखो यहां से, ये देखो -2 है, यहां -1 है, ये -2 से कहां गया बेटा? +6, क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज। ये -1 से कहां गया? ये खुद क्या हुआ? रिड्यूस। अब बताओ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड का हो रहा है, तो क्या हो गया? ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे से तुम लोग भी हाथ उठाओ जल्दी। अरे मतलब दे विल रेज देयर हैंड ना। हाँ सही है, गुड, वेरी गुड। युवराज तुम जगे हो? हाँ चलो अच्छा, बढ़िया। ओके, तो ध्यान आ रहा है ये +6 एंड -, अच्छा वैसे यहाँ पे देखो -3 और यहाँ कितना आ गया? 0, यहाँ 0 और यहाँ -1 दिख रहा है, क्या हुआ ये? अच्छा लेकिन ये इंटर में भी थोड़ी कैटेगरी अलग सी है, इंटर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि ये -3 से -3 में भी है, लेकिन यहां तो चेंज हो रहा है ना, तो कुछ पार्ट भी चेंज हो जाए तो रिएक्शन तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स ही है, थोड़ा अलग तरीके का है बट है इंटरमॉलिक्यूलर। अभी हाथ उठाओ, कितने लोगों का यहां से यहां तक करेक्ट है? रेज योर हैंड। एक भी गलती नहीं है जिसका यहां से यहां तक। चलो, विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 एरर्स। ज्यादा हो गया? ओ सुचेत, कैसे हो गए भाई? आओ चलो, मैं आ जाओ। ओके, अनदर 2 मिनट प्लीज, डू इट फास्ट। बाय। क्या हुआ? ट्राई कर लिया सबने? चलो चलो चलो, टाइम दे दे रहा हूं मैं, 2 मिनट और है बस। हो गया?
हो गए बच्चों? ओके, हो गया बच्चों? चलो सर, जितने हो गए उसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ। चलो जल्दी कर। यहां देखो बच्चों, ये +6 है, बोलो। यहाँ +6, यहाँ पे +3 और यहाँ पे 0। यहाँ बताओ ये -2 है। अब देखो ये 6 से यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको मत ध्यान दो। लेकिन यहाँ 6 से 3 में तो गया ना बेटा, तो क्या हुआ? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एटम का, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो, तो ऐसे इंट्रा, दिस इज इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स। ध्यान रहेगा सबको? अच्छा यहाँ पे देखो, ये कितना है? +4। ये कितना है? करो रेशो, बताओ ना। प्लस, चेक कर लो, +3 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? यहाँ -2 से किधर गया? 0। और ये 4 से कहाँ गया? 3। तो कैसा हुआ ये? इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। समझ में आ रहा है? ये देख लेते हैं, Ki यहाँ पे कितना है? -1। इधर कितना है? 0। क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। H2SO4 में सल्फर 6 में है, यहाँ पे कितना है? +4। 6 से 4। यहाँ मत देखना, यहाँ पे तो सेम ही है। जहां चेंज हो रहा हो बस उसको देखने में। तो क्या हो गया ये? इंटर, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स। करेक्ट है? Ki विथ H2O2, ये भी इंटर होगा, इजी है। -1 0, -1 से -2 जा रहा है, एक का ऑक्सीडेशन। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बताओ बच्चों, यहाँ पे कार्बन का स्टेट क्या है? K2C2O4। पता है ये क्या है? दिस इज ऑक्जेलेट। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा ध्यान से सुनो, C डबल बॉन्ड O OH OH, दिस इज नोन एज ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डबल COH सीधा ज्वाइन कर दो तो ये बन गया क्या? ऑक्जेलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। अरे नॉमेनक्लेचर जो लोग पढ़ रहे हो उनको ये समझ में आ रहा होगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा है समझ में? ग्रेट। तो अब अगर इनके H+H+ निकाल दो तो ये बन गया COO-। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो C2O4 -2।
दिस इज नोन एज ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड का नेगेटिव आयन, ऑक्सी एनायन। तो ये बेसिकली पोटेशियम ऑक्सिलेट है, देखो C2O4-2। समझ आया? अब अगर आप ये समझ गए तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि ये +2 है और ये पूरा पूरा -2। इसमें कार्बन का कितना है बच्चों? +3। इधर कार्बन का कितना है? नेचुरली +3। करके देख लो ना आप। K2 C2O4 में C2 है ना, ये यहाँ X मान लो, तो यहाँ पे पोटेशियम 1 × 2 प्लस 2 × X प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 - 2 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया? 8 था ना, 8 - 2 कितना हुआ? 6। तो यहाँ कितना आ गया? प्लस। समझ में आ रहा है? तो ये देखो 3 से कहाँ गया? CO2 में 4, और ये कहाँ गया? +7 से +2 में। तो कैसा हो गया ये रिएक्शन बच्चों? अच्छा बता, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसमें दोनों के दोनों, आयरन भी जा रहा है +3 में, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। कितने लोग समझ पा रहे हो? दो मतलब अच्छी बात है यार, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस हो रहा होता तो इंट्रा सोचते। दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अलग बात है यार, जनरली क्या होता है? एक ही आइटम होता है, यहाँ दोनों हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा होता, दूसरा रिड्यूस हो रहा होता तो प्रॉब्लम थी। दोनों ऑक्सीडाइज या दोनों रिड्यूस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देख लेते हैं, दिस इज गोइंग फ्रॉम 7 to +2। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ये हो रहा है रिडक्शन, और ये दोनों का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा काम कर रहा है? आर दे डिफरेंट कंपाउंड? So that is intermolecular redox. Got it everybody? तो चलो, आज मैंने आपको वापस एक तरह से आज कुछ नया नहीं पढ़ाया, पुराने ही क्लास का रिवाइज करा दिया आपको, ताकि आप वापस से प्रैक्टिस में आ जाओ। हो गया ना? अब ये अगली क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बैलेंसिंग एंड एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ना, उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम।